जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग अपनी परसेंटेज की दूसरी क्लास कर रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इन क्वेश्चंस को करिएगा। टाइप वाइज पूरा क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, और अगर आप लोगों को कोई कमी समझ में आती है या कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि एक पंखे के मूल्य में 40% कम करने पर बिक्री 50% बढ़ जाती है, तो उसके राजस्व में कितने की वृद्धि अथवा कमी हुई। आप लोगों को याद है जब हमने अनुपात समानुपात में पढ़ा था कि टिकट का मूल्य बढ़ जाता था तो लोगों की संख्या कम हो जाती थी, टोटल कितना फर्क पड़ता था, पढ़ा था ना। सेम इसी तरह है। अब इसको हम यहाँ पर और दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, उस संख्या में कितने का परिवर्तन हुआ। तीसरे को देखिए, एक का वेतन 50% घटा दिया गया, बाद में 50% बढ़ा दिया गया, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। मतलब इन क्वेश्चंस को आप देखिए, पहले एक बार कम किया, बढ़ाया, मतलब 2 बार परिवर्तन किया है, भले दोनों बार बढ़ाए या फिर घटाए बढ़ाए या फिर दोनों बार बढ़ाए, और फाइनल पूछा है कि फाइनली रूप से कितना परिवर्तन आएगा। जैसे यहाँ राजस्व बोल के पूछ लिया, यहाँ पूछ लिया कि उस संख्या में कितने का परिवर्तन होगा, और यहाँ भी पूछा है कि उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। मतलब एक बार घटाया, फिर एक बार बढ़ाया, और फाइनल पूछा कि क्या हुआ। यहाँ पर दोनों बार बढ़ा भी सकता है या दोनों बार घटा भी सकता है, और फाइनल हमसे पूछा है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक तो हमारा फार्मूला होता है x + y + xy बटे 100। ये फार्मूला हमारा कई जगह पर यूज होगा, जैसे CISI में भी यूज होगा, फिर लाभ हानि में भी यूज होगा, और यहाँ भी यूज हो रहा है। ठीक है, इनको हम लोग 2 तरीके से करेंगे। एक तरीका है कि इस फार्मूले में रख कर करेंगे, और एक तरीका अपना बेसिक से। ठीक है, तो सबसे पहले इस फार्मूले से बताते हैं आपको। ये फार्मूला वहाँ पर लगेगा, देखिए यहाँ पर x और y 2 चीज़ें हैं, है ना। तो ये फार्मूला वहीं पर लगेगा जहाँ पर 2 बार, जैसे यहाँ एक बार कम किया है, एक बार बढ़ाया है, और फिर फाइनल रूप से पूछा कि क्या होगा। देखिए लास्ट में पूछा कि राजस्व में कितना परिवर्तन हुआ, वहीं पर ये फार्मूला लगेगा। जब बढ़ाने को बोलेगा तो हम प्लस का लेंगे, घटा रहेगा तो माइनस का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये पहले पंखे के मूल्य को 40% कम किया है, तो x की जगह पर हम -40 रखेंगे। ठीक है, और फिर प्लस, और y यहाँ पर 50% बिक्री बढ़ी है, तो y की जगह पर प्लस का 50 लिए। ठीक है, फिर प्लस x y यानी इन दोनों की गुणा, तो -40 × 50। ठीक है, और बटे 100। अब अगर हमारा उत्तर माइनस में आया तो मतलब हमारे राजस्व में कमी हुई है, प्लस का आया उत्तर तो मतलब राजस्व हमारा बढ़ा है फाइनल रूप से। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। ये देखिए यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, और ये गुणा होगा जब, तो ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है नहीं। अब देखिए इसे जब काटेंगे तो ये 50 दूनी 100, और ये 2 से 20 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये -40 -20 -60 हो जाएगा, और ये प्लस का 50 है। हमारा आंसर आया है -10, यानी हमारा राजस्व में 10% की कमी आएगी। क्लियर। अगर यहीं पर प्लस का 10 आता मतलब हमारा राजस्व 10% बढ़ जाता। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे तरीके से। देखिए, पंखे का मूल्य पहले 40% कम हुआ और बिक्री 50% बढ़ी। इसको हम देखिए, एक बार हमारा मूल्य है और एक बार हमारी बिक्री है। ठीक है ना। जैसे हमने वहाँ पर अनुपात समानुपात में किया था, वहाँ पर अनुपात होता था, तो इसे हम अनुपात बना सकते हैं। 40% को भिन्न में बदलेंगे तो 40% हटेगा बटे में 100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। क्लियर। तो मूल्य जो है 40% कम किया है, यानी पहले अगर 5 था तो अभी 2 कम होकर 3 हो गया। ठीक है, 5-3 इसका अनुपात बनेगा। और इसकी बिक्री 50% बढ़ी है, तो इसका जब भिन्न बनाएंगे तो 50% 1/2 होगा। ये 50% बढ़ी है, यानी पहले अगर 2 थी तो अब 1 बढ़ के 3 हुई है। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात बन गया बिक्री का। क्लियर। अब वहाँ पर हम इसी तरह इतना हमें दिया रहता था डायरेक्ट, यहाँ पर परसेंट में दिया है, फर्क इतना है। ठीक है, तो देखिए 5 रुपये अगर हमारा पहले मूल्य था और 2 बिकता था, तो 5 दूनाई 10 रुपये हमारे पास आते थे, और अब 3 त्रिकाई 9 रुपये आ रहे हैं। तो हमारा राजस्व 10 से 9 हुआ, यानी कम हुआ है ना। लेकिन हमसे परसेंट में पूछा कितने कमी हुई, तो 1 की कमी हुई है, 10 से कमी हुई है, परसेंट के लिए 100 की गुणा। क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे तो 10% कमी हमारा आंसर आएगा। ठीक है,
तो चाहे आप फार्मूले से करिए चाहे इस तरह से करिए, लेकिन दोनों तरीका आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इस सवाल को, किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है, उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। इसमें भी लास्ट में पूछा है कि फाइनली रूप से क्या होगा, तो यहाँ पर भी हम अपना वो फार्मूला लगा सकते हैं। तो फार्मूला पहले लगाएंगे, तो ये 10% घटाया है तो माइनस का 10, ठीक है, फिर ये 10% बढ़ाया तो ये प्लस का 10, फिर प्लस इन दोनों की गुणा होगी, तो ये माइनस का 10 प्लस का 10 गुणा होकर माइनस का 100 होगा। ठीक है, और बटे में भी 100 आता है, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से हट के इसे माइनस कर देगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 10 माइनस का 1 माइनस का 11 होगा, और ये प्लस का 10 है, तो माइनस का 11 प्लस का 10 फाइनली माइनस का 1 आएगा, यानी माइनस का आया, मतलब हमारी संख्या में 1% की कमी होगी फाइनल रूप से। क्लियर, ये इस फार्मूले के हिसाब से। अब बिना फार्मूले के करते हैं। ठीक है, पहले 10% घटाया है फिर 10% बढ़ाया है। 10% घटाने को आप लोग 10% का भिन्न होगा 1/10। ठीक है, पहले इसे हटा लेते हैं। देखिए 10% की भिन्न होगी 1/10, घटाया है यानी पहले अगर 10 थी तो अभी 1 घटा के 9 कर दिया है। क्लियर, फिर इस 10% को भिन्न में बदलेंगे तो ये भी 1/10 इसकी भिन्न होगी, लेकिन ये बढ़ाया है यानी अगर 10 थी तो 1 बढ़ा के 11 कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा 10 दाहम अगर 100 था तो फाइनली 11 9 99 बन गया। ठीक है, तो 10 से 99 हुआ, मतलब 1% की कमी आई है। क्लियर, दोनों तरीके से सेम आया। एक तरीके से और आप इसे कर सकते हैं 100 मानकर। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारी संख्या शुरू में तो नहीं पता कि हमारी कौन सी संख्या थी जिसे 10% घटाया गया, उसे हम अगर 100 मान लें कि हमारी वो संख्या 100 थी फाइनल। ठीक है, पहले 100 थी, अब देखिए 10% घटाया गया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 10% घटाए हैं तो 90% बची होगी, तो इस 100 का 90% इसी तरह करेंगे। ठीक है, फिर अगले स्टेप में 10% बढ़ाया है, यानी कोई भी चीज़ 100% होती है, 10% बढ़ाया मतलब 110% कर दिया, तो इसका अब हम 110% निकाल देंगे। ठीक है, ये 100 110 वाला मेथड हम लोग लाभ हानि में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, इसलिए यहीं से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। पहले हमारी संख्या 100 थी, 10% घटाया 90% बची, फिर 10% बढ़ाया 110% हुआ। अब इसको देखिए कितना हुआ, 0 से 0 ये 0, 11 9 99। हमारी संख्या फाइनली 100 से 99 हुई है, मतलब 1% की कमी आई है। क्लियर, दोनों मेथड काम कर रहे हैं। अब देखते हैं इस प्रश्न को। एक का वेतन 50% घटाया फिर बाद में 50% बढ़ाया, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। यहाँ पर भी फाइनल रूप से पूछा है कि क्या हुआ लास्ट में, है ना, तो यहाँ पर भी हमारा फार्मूला लग जाएगा। पहले फार्मूला से लगाएंगे तो 50% घटाया तो माइनस का 50 लेंगे। ठीक है, फिर ये 50% बढ़ा तो प्लस का 50, और फिर प्लस इन दोनों की गुणा, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो 2500 आएगा, लेकिन माइनस का रहेगा, बटे में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ये देखिए माइनस का 50 और ये माइनस का 25 जब जुड़ेंगे तो माइनस का 75 होगा, और ये प्लस का 50 है, तो फाइनल रूप से हमारे पास -25 आएगा, यानी 25% की उसे हानि हो गई है। ठीक है, पहले 50% वेतन घटाया और फिर 50% बढ़ाया, फाइनली 25% की हानि हुई। क्लियर, अब 100 वाले मेथड से देख लेते हैं। ठीक ना, देखिए मान लीजिए कि शुरू में उसका वेतन 100 था। ठीक है, तो 100 था, पहले 50% घटा देंगे तो 85% बचेगा, तो इसका हम 50% निकाल देंगे। फिर अगले स्टेप में वेतन 50% बढ़ाया तो 100 से 50 बढ़ के 150% हो गया होगा, इसका 150% निकालेंगे। देखिए 100 से ये 100 कटेगा, ये 2 0 फिर ये 2 0, 15 50 75, फाइनली 100 से हमारा 75 हुआ है, यानी 25% की कमी हुई है। ठीक ना, दोनों तरीके से आप लोग भी करेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पर बोला कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री X% की वृद्धि हुई, तो उसके राजस्व में 60% की वृद्धि हुई, तो X का मान बताना है। यहाँ पर देखिए हमें इस X का मान बताना है, और यहाँ पर देखिए हमें पहले से दिया था हमें राजस्व में वृद्धि बतानी थी, यहाँ पर पहले से राजस्व में वृद्धि दिया है। ठीक ना, तो इसे भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो फार्मूला से करें या फिर ऐसे अनुपात बनाकर करें, तो किस मेथड से करें बताओ, अनुपात से। ठीक ना, तो सबसे पहले इस 20% को भिन्न में बदलेंगे, 1/5 होगा, है ना, यानी जो हमारा टिकट का मूल्य है वो
5 से 1 घटकर 4 हो जाएगा, ठीक है, इतना कर लेंगे, क्लियर। फिर देखिए मूल्य के बाद यहाँ पर क्या होगा, बिक्री, यहाँ बिक्री का अनुपात आएगा, मूल्य और बिक्री के बाद फाइनली हमारे राजस्व का अनुपात बनता है ना। और राजस्व का प्रतिशत दिया है तो इसे हम भिन्न में बदलेंगे, 60% को भिन्न में बदलेंगे, 60/100, 20 × 60, 20×5 100, यानी राजस्व अगर हमारा पहले 5 था, 60% की वृद्धि हुई यानी 3 की वृद्धि होकर 8 हो गया, यानी हमारा राजस्व जो है 5 से 8 हो गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों की गुणा करते थे तब हमारा राजस्व आता था, है ना, मूल्य की बिक्री में गुणा करते थे तब हमारा राजस्व आता था। तो 5 में हम कितने की गुणा करें कि 5 आए तो 1 की, 4 में अगर हम 2 की गुणा करें तब 8 आएगा, क्लियर, यानी हमारी बिक्री 1 से 2 हुई है, क्लियर। तो ये पूछा है कि बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही पूछा है, ये बोला है 100% की वृद्धि हुई, तो 100 का मान यानी कितने प्रतिशत वृद्धि हुई निकालना है। तो 1 से 2 हुआ है तो कितने की वृद्धि हुई है, 1 की, क्लियर। किससे वृद्धि हुई है, 1 से, ठीक है, परसेंट में उत्तर लाना इसलिए 100 की गुणा यानी 100% की वृद्धि हुई है, ठीक है, क्लियर है। फार्मूले से भी इसे कर दें, एक बार देख लीजिए, दोनों याद रहना चाहिए, ठीक ना। देखिए फार्मूला हमारा क्या रहता था, x + y + xy/100, ठीक है, ये 1%, ये 1%, फिर ये यही दोनों की गुणा, ठीक ना। तो यहाँ पर 20% की कमी हुई है तो कमी हुई तो माइनस का लेंगे, है ना, तो माइनस का 20 किए, फिर ये वाला प्लस, और फिर यहाँ y की जगह पर नहीं बोला कि कितने की वृद्धि है, कमी हुई, तो यहाँ पर x की बोला है तो y की जगह पर हम x ही रख लिए, ठीक है। फिर से प्लस, इन दोनों की गुणा करेंगे तो -20 और x की गुणा हो जाएगी तो -20x, ठीक है, बटे में 100। अब देखिए ये यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, इनकी गुणा होगी तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कर दिए। देखिए 20 से कट जाएगा, 20×5 100। और देखिए यहाँ पर राजस्व में 60% की वृद्धि हुई है, मतलब हमारा आंसर प्लस का 60 आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 60 आएगा, ठीक ना। तो अब इसे सॉल्व करिए, ये 20×5 100 कट गया। अब यहाँ से 5 हमारा एलसीएम आएगा जब, तो 5 की इस 20 में गुणा होगी तो माइनस का 20×5 100, फिर इस x में गुणा होगी 5 की तो प्लस का 5x, और ये माइनस का यहाँ पर x है, ठीक है, ये 5 पूरे के बटे में हो जाएगा, बराबर में हमारा 60 चल रहा है, क्लियर। अगले स्टेप में ये 5 बटे में इधर आके गुणे में होगा, तो इस 5 को यहाँ से हटा के इधर गुणे में कर दीजिए, ठीक है। तो 60 × 5 कितना होगा, 5 × 5 × 6 30, 300 हो जाएगा, और ये माइनस का 100 है, और ये 5x में 1x जाएगा तो प्लस का 4x इधर बचेगा और माइनस का 100, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये माइनस का 100 इधर आके प्लस का 100 होगा, माइनस का 100 इधर हटेगा तो प्लस का 100 होगा, ये 300 में 100 जोड़ेंगे 400 हो जाएगा, और ये 4 अब इधर गुणे में है, इधर आके बटे में होगा तो x हमारा फाइनली 100 आ जाएगा, क्लियर। 100% की वृद्धि होगी, देखिए x का मान 100 आया, यानी 100% की वृद्धि होगी। 100 हम पहले भी निकाले थे, ठीक है, क्या है, एक बार और कुछ खास करे नहीं, सिर्फ सॉल्व करे का होगा, ठीक ना। देखो पहले 20% की देखो पहले 20% की कमी हुई तो माइनस का 20 लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर x% की वृद्धि हुई तो प्लस का x लेंगे, फिर प्लस में इन दोनों की गुणा करेंगे तो -20 का x में गुणा होगी तो माइनस का 20x बटे में 100, ठीक है। इससे हमारा फाइनली क्या परिवर्तन हुआ वो आएगा, और ये फाइनली बोला कि 60% की वृद्धि हुई, मतलब इसको सॉल्व करके हमें 60 आएगा, ठीक है। तो बराबर में 60 कर लिए, क्लियर। अगर यहाँ पर बोलता कि 60% की कमी हुई तो ये माइनस का 60 लेते, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 20 से 5 बार में कटेगा, 20×5 100, ठीक। ये माइनस का ये प्लस का है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, प्लस माइनस, ठीक है। अब इस 5 की इसमें भी गुणा होगी, देखिए 5 की इसमें भी गुणा होगी, इसमें भी, ठीक है, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लें या फिर दोनों तरफ 5 की गुणा कर दें। देखिए इसमें भी 5 की गुणा कर रहे हैं, इसमें भी 5 की गुणा, इसमें भी 5 की गुणा और इसमें भी 5 की गुणा, ठीक है। पूरे में 5 की गुणा किए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर काटेंगे तो। ये 20×5 100 माइनस का 100 हो जाएगा, ये प्लस का 5x हो जाएगा, ये 5 5 कट जाएगा तो ये सिर्फ x बचेगा ये माइनस का, और ये बराबर 60×5 300, क्लियर।
5x में 1x जाएगा तो 4x बचेगा, ये माइनस 100 इधर आके प्लस का 100 होगा तो ये 300 में 100 जुड़ेगा 400 हो जाएगा, तो x बराबर 100 आएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखिए इस प्रश्न को, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो गई। सेम इसी तरह है, विक्रय मूल्य यानी जितने में पहले बेचता था तो 20% कम कर दिया तो बिक्री 80% बढ़ गई, तो कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई उसे बताना कि फाइनली रूप से क्या हुआ। ठीक ना, तो इसे फार्मूले से करें या फिर बिना फार्मूले से करें? फार्मूले से करेंगे तो 20% कम किया है तो माइनस का 20, ये 80% की वृद्धि हुई तो प्लस का 80, प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 डबल 0 माइनस का। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 20 80 माइनस का 1600, ठीक, बटे में 100, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। देखिए माइनस का 20 और माइनस का 16 माइनस का 36 होगा और ये प्लस का 80 पहले से चल रहा है। ठीक है, तो 80 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? 44। 44 हमारा प्लस का आया है, मतलब हमारी जो वास्तव में बिक्री है वो 44% बढ़ गई है। ठीक है, क्लियर है? बंद कर दे। देखिए इस क्वेश्चन को, ये 2 टाइप अभी हम लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसी तरह से है। ठीक है, इनको हम लोग एक बार लाभ हानि में भी देखेंगे और एक बार अभी देख रहे हैं। ठीक है, देखिए एक व्यापारी जो है एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। जब खरीदता है तब भी 10% घोटाला कर देता है और बेचते समय भी, फाइनली उसे कितना लाभ हुआ ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा वो फार्मूला लग जाएगा ना, एक बार वहाँ घोटाला करता है एक बार यहाँ, और फाइनल रूप से क्या हुआ ये पूछा है। ठीक है, तो इस फार्मूले में रख देंगे आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, दोनों तरफ घोटाला करता है यानी अपने लिए लाभ ही ले रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस में कुछ नहीं रखेंगे, सब कुछ प्लस में रखेंगे। फाइनली भी प्लस में ही आंसर है क्योंकि फाइनल रूप से भी लाभ ही हो रहा है। तो रखिए 10 प्लस का 10 प्लस का 10 दाहम 100 बटे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यानी फाइनल 21% का लाभ लिया है। क्लियर, दूसरे तरीके से भी इसे कर सकते हैं। ठीक ना, ठीक है, मतलब ये इस फार्मूले से एकदम सरल है। ठीक ना, इसी फार्मूले से इसे भी रख देंगे, माल खरीदते समय 10% ठगता है, बेचते समय 5% ठगता है, तो टोटल कितने प्रतिशत ठग लिया है वही पूछा है। लाभ मतलब टोटल कितना ठग चुका है। ठीक ना, तो इसी फार्मूले में रख देंगे 10 प्लस 5 प्लस 10 50 50 बटे का 100, 50 दूनी 100, ये हुआ 1 बटे 2, 10 5 15, ये हो जाएगा 15.5। क्लियर, ठीक है, दूसरे तरीके से भी करें कि ये ठीक है। क्या कह रहे हैं? 100 वाले से ठीक है। देखो ये प्रश्न का 100 वाले से कह रहे हैं। ठीक ना, यहाँ पर 10% ठग रहा है मतलब यहाँ भी अपने लिए लाभ ले रहा है, यहाँ 10% ठग रहा है मतलब यहाँ भी अपने लिए लाभ ले रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि शुरू में 100 था, ठीक है, यहाँ 10% ठगा, तो मान लीजिए कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 10% और ठग लिया तो 110% कर दिया, इसका आप 110% निकाल दीजिए। हाँ एक ही चीज़ घोटाला है। फिर यहाँ 5% ठगा मतलब 5% लाभ लिया, यहाँ पर 105 बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, अब 100 से जितना अधिक आएगा उतना हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम 100 माने हैं, उससे जितना अधिक आएगा मतलब उतना ठग लिया। ठीक ना, तो काटिए इसको, 0 से 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 11 पचे 55, 11 कम 11, एक अंक बाद 0 लग जाएगा, 115.5 आया। 100 था 15.5 अधिक आया मतलब वो घोटाला करके 15.5 का लाभ ले लिया है। ठीक है, दोनों तरीके से आप लोग इसे कर सकते हैं। क्लियर, अब इन क्वेश्चंस को देखिए, ये अब हमारी दूसरी टाइप चालू हो गई है। ठीक ना, ये अब देखिए दूसरी टाइप है। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे? किसी भी परीक्षा में अधिकतम अंक तो हमें नहीं पता, लेकिन परसेंट में 100% होता है ना, परसेंट में 100% रहेगा, वैसे कितना वो हमें नहीं पता रहता, वही हमें निकालना है। यानी फाइनली हमें 100% का मान निकालना है, परीक्षा के अधिकतम अंक यानी हमें 100% का मान निकालना है। देखिए
ये 53 अंक इसे मिला और 37 अंकों से फेल हुआ है। ये 53 अंक तो खुद से लेकर आया है, 37 अंकों से फेल हुआ है। अगर हम इसे 37 अंक दे दें तो अब ये पास हो गया ना, 37 अंक हमने दे दिया, पास हो गया। और बोल रहा है कि पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। मतलब ये जो है 36% के बराबर है इसके इतने अंक, ठीक है। प्रतिशत में 36% और अंक में इतना। हमें निकालना कितना है, अधिकतम अंक, यानी 100% की वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहले इसे जोड़ लेंगे तो 50, 30, 80, 10, 90 हो जाएगा, यानी 36% बराबर 90 होगा। क्लियर। हमें 100% का मान निकालना है तो पहले हम 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान निकालने के लिए 36 का इसमें भाग देंगे, 36 इधर से हट जाएगा। क्लियर। ये 1% का मान होगा। अब दोनों तरफ 100 की गुणा कर देंगे तो 100% का मान आ जाएगा, और हमें 100% का ही मान निकालना था। तो अब इसे काट लीजिए, 9 से 10 बार, 9 चौक 36, 4 पचपन हमें 100, 25 धाम 250, यानी उस परीक्षा के अधिकतम 250 अंक थे, पूर्णांक 250 का था। क्लियर। और इसमें मान लीजिए जैसे पूर्णांक हमने 250 का निकाल लिया है ना। अब इसमें कुछ और भी अगर पूछे तो हम निकाल सकते हैं, खैर इसमें कुछ पूछने लायक है नहीं, ठीक है। अब इसको देखिए, हाँ एक बेर देखा, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं, यानी 36% में पास हो जाएगा। 53 अंक मिला है और 37 अंकों से फेल हुआ है, यानी 53 अंक तो वो अपने से लेकर आया, 37 से फेल हुआ, हमने 37 अपनी तरह से इसके 53 अंक में जोड़ दिए, मतलब ये पास हो गया ना। 53 लेकर आया था, 37 हमने खुद दे दिया जितने से फेल हो रहा था, ये पास हो गया। और पास 36% से होता है, दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। 36% बराबर यहाँ से आएगा 90। क्लियर। हमें परीक्षा के अधिकतम अंक यानी 100% का मान निकालना है। 100% का मान निकालना है तो सबसे पहले हम दोनों तरफ देखिए 36 का भाग दे रहे हैं। क्लियर। तो 36 से 36 कट गया, एक बार में कट गया तो 1% का मान आया है ना। अब देखिए दोनों तरफ 100 की गुणा कर रहे हैं, 100 एकम 100% आ जाएगा, हमें 100% की वैल्यू पता चल जाएगी। वही किए थे, पहले 36 को बट्टे में लेकर आए, 100 की गुणा कर दिए डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को भी करना था। 9 धाम 90, 9 चौक 36, 4 पचपन 100, 25 धाम 250। क्लियर, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखिए, दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, बी की अपेक्षा ए 8 अंक अधिक ले आया, और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योग का 55% था। यहाँ पर जो ये पूर्ववर्ती का अंक बोला है, ये ए की बात कर रहा है कि ए को जो है उन दोनों के अंकों के योग का 55% अंक मिला है। हमें ए और बी के प्राप्तांकों का योगफल बताना है कि कितना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, मतलब a माइनस बी बराबर 8। अगर ए का अंक a मान लें और बी का b मान लें तो दोनों के अंकों का अंतर 8 है, ठीक है। इसे मिटा के ऊपर कर रहे हैं। a माइनस बी 8 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है 8 अंक अधिक ला रहा है। बोल रहा है कि पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योग का 55% था। पूर्ववर्ती यहाँ पर ए के लिए बोल रहा है कि जो ए का अंक है वो अंकों के योग का, यानी दोनों के अंकों के योग का 55% था। तो ए का अंक हम ए मानकर चले तो एक अंक जो है ए और बी दोनों के अंकों के योग का 55% है। इतना कर लेंगे। ए का अंक जो है दोनों के अंकों के योग का 55% है, इसलिए बराबर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या क्या निकलेगा। पहले तो इसे काट लेते हैं, ठीक है। 5 एकम 5, 5 बिसा में 100, 20 की गुणा इधर ए में करेंगे तो 20 ए हो जाएगा, ठीक है। और 11 की गुणा ए प्लस बी में करेंगे तो 11 ए प्लस 11 बी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इधर 20 ए है, इधर 11 ए, 20 ए इधर 11 ए आके माइनस का हो जाएगा, 20 में से 11 जाएगा तो 9 ए बचेगा, इधर 11 बी है। क्लियर। यहाँ से ए और बी के अंकों का हमें अनुपात पता चल गया, 11:9। इतना कर लेंगे। दोनों के अंकों का अनुपात है 11:9, तो दोनों के अंकों में कितने का फर्क है, 2 का फर्क है ना। और यहाँ पर बोला कि नहीं 8 का फर्क है, तो 2 बराबर हमारे 8 अंक के हैं, ठीक है। हमारा ये 2 का फर्क जो आया है ये 8 अंक के बराबर है, अनुपात में हमारा था और ये रियल है, ठीक है। तो यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो 1 बराबर 4 अंक के होगा, 2 का इसमें भाग देंगे तो देखिए 1 बराबर 4 अंक आ गया।
हमें ए और बी के प्राप्तांकों का योगफल बताना है। ए का प्राप्तांक 11 है अनुपात में और बी का 9 है, दोनों का योगफल आ रहा है 20 अनुपात में। एक बराबर 4 अंक है तो 20 का मान निकालने के लिए 20 गुणे 4 करेंगे तो 20 चौक 80। क्लियर? ठीक है। देखिए अनुपात यहाँ पर यूज हो रहा है, इसीलिए पहले हम लोगों ने अनुपात पढ़ा था। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 2 बराबर 8 किए हैं, आप 2 रेशियो बराबर 8 कर सकते हैं कि 2 रेशियो का फर्क है। फिर 11 9 20 रेशियो का मान निकालना है, 1 रेशियो का मान 4 आएगा, 20 रेशियो का मान 20 चौक 80। ठीक है। बंद कर दीजिए वीडियो, ज़्यादा ना हंसा। देखा इधर है सवाल को, देखा 5 विषय पर एक परीक्षा आयोजित की गई जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे, मतलब पूर्णांक 100 का था। ठीक ना। एक्स ने, मतलब ये कोई व्यक्ति है, 4 विषयों में क्रमशः 82, 97, 88 और 91 अंक प्राप्त किए। उसने कुल अंक 90% थे, मतलब उसके कुल 90% अंक थे, तो 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए? एकदम प्रैक्टिकल से है अपने। ठीक है ना। एक में 82 किया, इसमें 97, 88, 91, टोटल 90% अंक प्राप्त करने का मतलब है कि अगर 100 का पूर्णांक है तो हर विषय में 90 अंक प्राप्त किए तब उसके 90% बनेंगे। ठीक ना। 100 टोटल अंक पूर्णांक 100 का था, 100 का 90% 90 होगा, यानी अगर हर विषय में वो 90 अंक प्राप्त किया करे तो उसका 90% बनेगा, है ना। और टोटल 5 विषय हैं, मतलब कुल मिला के उसका 450 अंक होना चाहिए, तभी जाके 90% बनेगा। ठीक ना। इसको आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि एक विषय का 100 पूर्णांक है, 5 विषय का पूर्णांक 500 हो जाएगा, फिर 500 का चाहे तो 90% निकालें तब भी 450 आएगा। क्लियर? समझ? देखिए पूर्णांक 100 का है, मतलब हर विषय के 100 अंक हैं, पांचों विषय के मिला के टोटल 500 हो जाएगा पूर्णांक, है ना। पांचों विषय के मिला के टोटल 500 अधिकतम अंक होंगे और उसने 90% प्राप्त किया। इस 500 का 90% उसने प्राप्त किया, यानी कि उसने 450 अंक प्राप्त किए हैं पांचों विषय में मिला के, वही यहाँ पर भी किए हैं। ठीक है। अब देखिए 4 विषयों में 82, पहले में 82, दूसरे में 97, तीसरे में 88, चौथे में 91, इतना प्राप्त किया। चारों में देख लीजिए टोटल कितना प्राप्त किया है, तो 8 2 10, 7 1 8 यानी 18, हासिल 1 9 9 9 1 10, 8 8 16 10 26, 26 9 कितना होगा 35, 358। पांचों विषय में मिला के 450 अंक प्राप्त करेगा तब 90% बनेगा। 4 में 358 प्राप्त किया, तो 5वीं में कितना प्राप्त किया है? देखिए 50 और 40 यानी 92, है ना। 450 में से 358 जाएगा 92, यानी उसने 5वीं विषय में 92 अंक प्राप्त किया, तब टोटल उसके 450 बनेंगे। क्लियर है? मतलब ये एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से है। ठीक ना। अब इस प्रश्न को देखिए इधर, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया। 32% लिया है, 6 अंक से फेल हुआ। उसने 36% अंक प्राप्त किया होता तो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। मतलब अगर 36% प्राप्त करता तो 2 अंक अधिक होते, जितना उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए उससे भी 2 अंक अधिक ले आता। ठीक ना। इस 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया का मतलब है जितना उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए उससे 2 अंक अधिक आते। तो उत्तीर्ण अंक हमें बताना है, यानी उत्तीर्ण कितने अंक पर होता। देखिए 32% अंक उसने जब प्राप्त किए तो 6 अंकों से फेल हो गया। अगर हम इसको 6 अंक और दे दें तो ये पास हो गया ना। क्लियर है? अगले में देखिए उसने 36% अंक प्राप्त किया है और 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, मतलब 2 अंक अधिक प्राप्त किया जितना होना चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। अगर मैं इसके 2 अंक ले लूँ तब ये भी पास में है। 2 अंक अधिक प्राप्त कर रहा था, पास से 2 अंक हटा दिए, मतलब ये भी अब पास हो गया, है ना। तो पास बराबर पास, दोनों को पास कर दिए, इसलिए बराबर हो गया। ठीक है। अब यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे। ठीक है। देखिए 32% इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा तो 36 में से 32 जाएगा, 4% बचेगा इधर, और ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 होगा तो ये 8 हो जाएगा। यानी 4% जो है वो 8 अंक के बराबर है। क्लियर? क्योंकि ये प्रतिशत हो रही है 6 अंक और ये 2 अंक था, 4% 8 अंक के बराबर है। हमें उत्तीर्णांक बताना कि उत्तीर्ण कितने अंक से होता। तो देखिए 32%
और 6 अंक और मिलता तब उत्तीर्ण होता। हम 32% का मान निकालेंगे और उसमें 6 अंकों को जोड़ेंगे तब पता चले कितना उत्तीर्णांक है। या फिर 36% का मान निकाल के उससे 2 घटा दें, क्योंकि देखिए ये भी पास है और ये भी पास है, यही उत्तीर्णांक है। पास जो होता है वही उत्तीर्णांक होता है, ठीक है ना। तो चाहे इसमें से सोल्व करिए आप, चाहे इसमें रख के। तो 4% का मान 8 अंक है, हमें 32% का मान निकालना है, मतलब 8 की गुणा करना पड़ेगा। तो 4 8 32% कितने, 8 8 64 अंक के बराबर हो गए। क्लियर। तो 32% मतलब 64 अंक प्राप्त किया है उसने। 6 अंक और देंगे तब पास होगा, तो 6 अंक और दे दिए तो 64 6 70, यानी पास होने के लिए 70 अंक उसे चाहिए थे। क्लियर है। और अगर इसमें से करेंगे तो 4% हमारा जो है 8 अंक के बराबर था। क्लियर। हमें 36% का मान निकालना है, मतलब 9 की गुणा करेंगे तो ये 9 चौक 36 और ये 9 8 72, 36% का 72 अंक के बराबर होगा 36%। क्लियर। और 2 अंक अधिक प्राप्त किया था तो इसमें से 2 घटा देंगे, यानी पास होने के लिए 70 चाहिए थे। ठीक है, बन जाएगा ये। अरे यार वो समझ में आ रहा है ना, 8 अंक फिर 9 की गुणा करा तो 9 8 72। ठीक है, क्लियर है। 70 अंक पास होने के लिए उसे चाहिए थे। या फिर वो ऐसे भी पूछ सकता था कि पास होने के लिए अंक तो 70 चाहिए थे, अब प्रतिशत में कितने चाहिए थे, ऐसे भी पूछ सकता था ना। देखिए हमारा आया कितना है, 4% हमारा आया है 8 अंक के बराबर। ठीक ना, 4% हमारा आया है 8 अंक के बराबर। अंक तो उसे 70 चाहिए पास होने के लिए। अब हम निकालेंगे कि प्रतिशत में कितना चाहिए पास होने के लिए। तो प्रतिशत में अगर चाहिए तो 32% तो पहले से है, 6 अंक को अगर हम प्रतिशत में बदल दें तो पता चल जाएगा कितना प्रतिशत चाहिए। तो अंक को आप प्रतिशत में बदलिए। ये 8 अंक इधर है, इधर आके अगर 8 बटे में आ जाएगा तो ये 1 अंक की वैल्यू आएगी। ठीक है, हमें 6 अंक का निकालना है, मतलब दोनों तरफ 6 की गुणा करना पड़ेगा। तो 2 3 6, 2 दूनी 4। देखिए पूरा कट नहीं रहा है, इसलिए सही बटे में आएगा, इसलिए उसने उत्तीर्णांक पूछा था, प्रतिशत नहीं पूछा था। ठीक है, जब प्रतिशत पूछेगा तो ये पूरा कटता रहेगा। क्लियर है। अब इस प्रश्न को देखिए। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ये दोनों सवाल एक जैसे हैं। ठीक ना, इन सवाल को हम वेन डायग्राम बनाकर करते हैं। रीजनिंग में पढ़ा होगा वेन डायग्राम, है ना। यहाँ पर बोला कि 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। जब भी ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, और फिर ये 50% दोनों का मिक्स है। ठीक ना, या फिर 3 भी हो सकता है, यहाँ पर 2 ही सब्जेक्ट हैं। इनको वेन डायग्राम से करेंगे, देखते हैं कैसे। यहाँ पर हम 2 डायग्राम बनाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 विषय हैं, एक गणित है और एक अंग्रेजी है। 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, इसलिए हम उत्तीर्ण का ही वेन डायग्राम बनाएंगे। क्लियर। अगर दोनों विषयों में जो होगा उसी का वेन डायग्राम बनेगा। अगर दोनों विषयों में फेल होता तो फेल का वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए हमारे पास 2 विषय हैं। क्लियर है। ठीक है, एक है हमारे पास गणित और एक है अंग्रेजी। ठीक है, 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, इसलिए हम 50 को बीच में रखेंगे। क्लियर है। 60% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, तो देखिए ये पूरा हमारा गणित का है। ठीक ना, ये पूरा गणित का है, तो 50 गणित में पहले से आ गया, 10 और रख दें तो 50 10 60% गणित में उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, अब आगे देखिए 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये पूरा हमारा अंग्रेजी का है। ठीक है, तो 50 पहले से अंग्रेजी में है, 20 और कर दें तो 70% अंग्रेजी में हो गया। तो देखिए ये 50 दोनों का था, ये जो 10% हैं ये सिर्फ गणित में हुए हैं और ये 20% सिर्फ अंग्रेजी में हुए हैं। तो टोटल मिला के 50 10 60 20 80% उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक ना, टोटल 80%, और 20% जो बचे वो फेल वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से वेन डायग्राम से सॉल्व होगा। जब भी ऐसे बोलेगा टोटल 100% होते ना, जब 80 पास हुए तो फेल कितना हुए हैं, देर न करा। आगे प्रश्न का देखा, नीचे वाले का मिटा दे। देखा है किसी परीक्षा जो दोनों में होगा उसे बीच में रखेंगे। ठीक है, इससे क्लियर होगा। इसे देखिए, किसी परीक्षा में 60% लड़के गणित में
गणित में 60%, विज्ञान में 65% उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों में कुल 30% उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर भी दोनों में उत्तीर्ण हो रहा है, इसलिए हम उत्तीर्ण का ही वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखिए 2 विषय है इसलिए 2 डायग्राम बना रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, एक हमारा गणित का है और एक हमारा विज्ञान का है। सबसे पहले जो दोनों में हो रहा है वो लिख लेते हैं। 30% दोनों में है तो 30% को बीच में कर दिए, ये दोनों के लिए। देखिए इस गोले में भी है और इस गोले में भी। क्लियर? अब हमारा 60% लड़के जो है ये गणित में उत्तीर्ण है, 60%। तो देखिए गणित में 30 पहले से आ गया, 30 और रख दें तो 30 30 60 गणित में हो गया। 65% जो है विज्ञान में है। ठीक है, तो 30 विज्ञान में पहले से है, 35 और कर दिए तो देखिए 65% विज्ञान में हो गया। ये 65 विज्ञान में और ये 60 गणित में। तो टोटल मिलाकर अब देखिए ये उत्तीर्ण का हमने बनाया था वेन डायग्राम। तो टोटल देखिए कितने उत्तीर्ण हुए, 30 30 60 30 90 5 95। टोटल 95% उत्तीर्ण हो गए। तो बचे कितने, 5%, वो फेल वाले हैं। ठीक ना। यहाँ पर बोला है कि परीक्षा में कुल 800 लड़के बैठे थे, 600 लड़के टोटल बैठे, मतलब ये 100% है कि 600 लड़के टोटल बैठे थे। हमें कुल कितने लड़के पास हुए वो बताना है। तो परसेंट में तो हमें पता है 95% पास हुए, गिनती में बताएं कि गिनती में कितने पास हुए। तो टोटल 600 लड़के थे, है ना, टोटल 600 लड़के थे और इन 600 का 95% लड़के जो है पास हुए हैं। ठीक है, तो 600 का 95% निकाले, 2 0 2 0 6 5 30 हासिल 3 96 54 3 57, यानी 570 लड़के 600 में से पास हो गए हैं। 30 लड़के फेल हुए हैं। अब परसेंट में 5% फेल हुए हैं। क्लियर है? तो इस तरह के जितने भी सवाल होंगे उनको हम वेन डायग्राम से करेंगे। ठीक है, पास फेल वाले क्लियर हो गए? ठीक है।